तो एगो नोट लिखिए था आज। नोट है कि शून्य सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, शून्य सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है। शून्य सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है, एक ही होता है। चलिए अब लिखिएगा अगला वेक्टर के टाइप में ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश जिसको हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर। लिखिए पोलर वेक्टर में डैश देकर। वैसा सदिश, वैसा सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, जिनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु, प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु, कार्यकारी बिंदु नियत होता है, नियत होता है, उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। ध्रुवीय सदिश कहते हैं जैसे विस्थापन, बल, जैसे विस्थापन तथा बल लिखिएगा, विस्थापन तथा बल। देखिए कहाँ बता ध्रुवीय सदिश के कि वैसा सदिश जिसका कार्यकारी बिंदु, कार्यकारी बिंदु का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन जहाँ पर हम लोग बल लगाते हैं। तो विस्थापन भी मान लीजिए कि आप यहाँ से चलना शुरू कीजिएगा, यहाँ पर पहुँचिएगा, यहाँ चल के यहाँ शुरू कीजिएगा, तो यहाँ पे आप काम शुरू किए ना, और यहाँ पर आप पहुँचिएगा, या किसी वस्तु पर बल भी लगाइएगा तो बल एक फिक्स बिंदु पर होगा कि हाँ यहाँ पर बल लगा रहे हैं। इसीलिए बोला गया कि वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु या मतलब जहाँ से प्रारंभ होता है, या कार्यकारी बिंदु जहाँ पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं, बल लगाना शुरू करते हैं, तो वह एक क्या बोले हैं नियत होता है, यानी कि फिक्स होता है। तो उसी सदिश को लोग ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे बल और विस्थापन में आपका कार्यकारी बिंदु या प्रारंभिक बिंदु एकदम फिक्स होता है कि हाँ एजे से काम प्रारंभ हो रहा है, या यहीं से बल लगाना शुरू किया जा रहा है, या यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू कर रहा है। आगे पढ़ाएंगे विस्थापन के बारे में आपको। अब लिखिए अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश को लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। देखिए अक्षीय सदिश क्या होता है कि एक ऐसा सदिश जो किसी वस्तु के घूमने की दिशा को बताता है कि वस्तु जैसे कि इस तरह से घूम रहा है या इस तरह से घूम रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट घूम रहा है या राइट टू, जैसे कैसे हम लोग इसे घूमते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं या इस तरह से भी घूम सकते हैं। तो ये को बोला जाता है दक्षिणावर्त, यानी कि दाएं तरफ। जैसे ऐसे मान लीजिए कि आप घूम रहे हैं तो कैसा हो गया, दाहिने हाथ से घूम रहे हैं ना, ऐसे घूम रहे हैं बाएं तरफ। तो घूर्णी, तो एक ऐसा सदिश है
जो किसी वस्तु के घूर्णन को दर्शाता है कि वस्तु किस ओर घूम रहा है, लेफ्ट साइड में घूम रहा है या राइट साइड में घूम रहा है, तो वैसे ही सदिश को कहा जाता है अक्षीय। तो लिखिए वैसा सदिश जो घूर्णी प्रभाव को प्रदर्शित करता है। हाँ, घूर्णी मतलब रोटेशन होता है। वैसा सदिश जो घूर्णी प्रभाव को प्रदर्शित करता है, घूर्णी प्रभाव को प्रदर्शित करता है तथा दाएं हाथ के पेंच के नियमानुसार दाएं हाथ के पेंच के नियमानुसार हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है, उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। जैसे में लिखिएगा कोणीय वेग कोमा बल आघूर्ण, कोणीय वेग बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग। इसका डायग्राम बनाइएगा। जैसे देखिए, जो आपको बताया ना कोणीय वेग ना, तो कोणीय वेग कब होता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है। इस तरह से जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर रोटेट करता है ना, तो इसका जो वेग होता है उसी को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। तो इसमें वस्तु दो तरह से मूव करता है। हो सकता है कि वस्तु इस तरह से भी गति कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु इस तरह से गति करे। हो सकता है कि नहीं? राइट हैंड की ओर भी गति कर सकता है, लेफ्ट हैंड की ओर भी गति कर सकता है, जिसको हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं, एगो वामावर्त कहते हैं। राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। दक्षिणावर्त मतलब कि दाहिने तरफ, मतलब इस तरह से घूम रहा है। और वामावर्त मतलब इस तरह से घूम रहा है। क्या? हाँ, चलिए इसका एक चित्र बना लीजिए। अच्छा बताइए तो, जैसे किधर की हो रही, राइट से लेफ्ट है कि लेफ्ट? जैसे बताइए, ये जो डायग्राम बना है ये ऐसे वाला है कि ऐसे वाला है? इधर की ओर ना, यानी कि लेफ्ट की ओर घूम रहा है ना, देख रहे हैं ना? तो इसका नाम हो जाएगा वामावर्त। वामावर्त घूर्णन, इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में लेफ्ट हैंडेड रोटेशन। लेफ्ट हैंडेड रोटेशन। ई इसका हो गया घूर्णन अक्ष। जैसे जब कोई भी वस्तु गोल गोल घूमता है ना, तो उसका कोई अक्ष होता है। जैसे किसी अक्ष, जैसे कैसे हम लोग गिरना नहीं चाहते हैं फूक के, तो गिरनिया में कोई छड़ लगा रहता है छोटा सा, जिसमें गिरने तो उसी के नीचे और घूमता है। चाहे मिल में चक्की देखे हैं, रड लगा रहता है,
रडवे के चाहे पंखा आपके सामने हो गया, वो तो सब बल और घूर्ण सब काम करता है सर्कुलर मोशन में, यानी कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तब बल और घूर्ण चाहे कोणीय संवेग या कोणीय वेग ये सब उसी समय काम करता है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु के चारों ओर लगातार घूमते रहता है उस समय। हाँ रुक जाइए, थोड़ा सा बना लीजिए। अक्षीय सदिश, इसको कहते हैं हम लोग दक्षिणा वर्त घूर्ण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट हैंडेड रोटेशन। अच्छा, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं क्या? हाँ बोलिए, कौन सी बोल रहे हैं? इसको एक और, हाँ बोलिए। इसके अक्ष है, जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ लगा, जैसे कोई वस्तु कैसे घूम रहा है घेरने होने, तो उसमें अक्ष लगाइएगा ना, तो उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो ये आपका अक्षीय सदिश है, जो एरो है ना, यही आपका अक्षीय सदिश। तो अक्षीय सदिश का डायरेक्शन ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है। तो अक्षीय सदिश का डायरेक्शन ऊपर की ओर कब माना जाता है? तो जब लेफ्ट हैंड की ओर रोटेट करता है तब, और जब राइट हैंड की ओर रोटेट करता है तो अक्षीय सदिश की दिशा नीचे की ओर होता है। क्या हम लोग जैसे उसका डायरेक्शन बताने के लिए एरो का प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ रहता नहीं है। जैसे रोटेशन दो प्रकार का हो सकता है, तो लेफ्ट हैंड या तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे डायरेक्शन देने के लिए उसमें रोटेशन में केवल एरो का सिंबल बना दिया गया है कि हाँ जब लेफ्ट हैंड रोटेट करेगा तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और जब राइट हैंड रोटेट करेगा नीचे की ओर होगा, ताकि हाँ पता चल सके। ऐसा कब संभव होता है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर लगातार घूमता है तभी। क्या बालक? तीर का डायरेक्शन ई वाला नीचे की ओर ही होगा। अब देखिए वो आप बात जान लीजिए, जैसे ई वाला देखिए, ई जो आपका रोटेशन है ना, ये किस तरह से, जैसे घड़ी की सुई भी ऐसे घूमता है ना, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोलते हैं, और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक ना। हाँ, घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में, तो देखने से पता चल जाता है कि कौन घड़ी के दिशा में है, कौन घड़ी के विपरीत दिशा में, डायग्राम से। चलिए, तो ये भी लिख लिए। आज लिखिए आप लोग स्थिति सदिश। सदिश नंबर क्या है आपका? 19। तो लिखिए स्थिति सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे जब हम लोग किसी भी सदिश को मूल बिंदु से मिलाते हैं ना,
तो किसी भी सदिश को मूल बिंदु से मिलाने पर जो हमको सदिश प्राप्त होता है उसी सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से कि 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई यहाँ पर पॉइंट है P, ठीक ना। इस पॉइंट का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा जिसको एक्स और वाई कैसे लिखते हैं। तो जब इसको हम मूल बिंदु से मिलाते हैं, उस बिंदु को, बिंदु P को मूल बिंदु से, तो हमको एक सदिश प्राप्त होता है कि इसका डायरेक्शन जो मूल बिंदु से बिंदु P की ओर है। तो मूल बिंदु को से लिखा जाता है और इसका निर्देशांक 0 0 होता है, मालूम है ना। आई एक अक्ष पर कौन सा वेक्टर होता है, आई कैप, और वाई पर जे कैप। तो जब किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाया जाता है तो मूल बिंदु से मिलाने पर हमको एक सदिश प्राप्त हुआ ना। देखिए इतना बड़का, तो इसका कुछ परिमाण भी होगा और इसका डायरेक्शन भी है। तो जब किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाया जाता है तब प्राप्त सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। और उसमें जब 2 डायमेंशन में होगा तो उसका 2 निर्देशांक होगा, एक्स और एगो वाई, ठीक ना। तो लिखिए इसका परिभाषा, जब किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाया जाता है, जब किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाया जाता है, मूल बिंदु से मिलाया जाता है, तो प्राप्त होने वाले सदिश को, स्थिति सदिश कहते हैं। तो प्राप्त होने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। चित्र में वेक्टर OP बराबर वेक्टर R स्थिति सदिश है। चित्र में वेक्टर OP बराबर वेक्टर R स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। तो चलिए देखिए इधर वाला डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, अभी चित्र के जिक्र कर दिए हैं तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसका निर्देशांक एक्स और वाई है। तो एक्स वाई क्यों है, क्योंकि 2 डायमेंशन में, इसलिए यदि 3 डायमेंशन में रहता ना तो ये 3 को निर्देशांक होता है, एक्स वाई और जेड। और इसको मूल बिंदु से मिला देते हैं, तो मूल बिंदु से मिलाने पर जो सदिश प्राप्त होता है उसी सदिश को स्थिति सदिश, इसको वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डायरेक्शन होता है। अब देखिए तो जैसे कि इसको हम लोग यहाँ से इसे मिला सकते हैं ना, इसको यहाँ से इसे मिला सकते हैं, ठीक ना। इस पर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, इस पर होता है जे कैप होता है, इस पर जे कैप होता है। चलिए बना लीजिए सब कोई। यहाँ पर A नाम दे देते हैं, यहाँ पर B नाम दे देते हैं, यहाँ तो P है, ये है। पोजीशन ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट O।
तो आर बराबर वेक्टर ओ सी बराबर मॉड ऑफ कोशिश। इसमें और छूट गया है, इसमें यहाँ पर आई कैप छूट गया और यहाँ पर जे कैप छूट गया। उतार लिए? देखिए अब समझ लीजिए, ठीक ना। ये थोड़ा दूसरा नियम चलता है। परिभाषा तो बड़ा आसान है कि जब किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाते हैं तो प्राप्त सदिश को हम लोग स्थिति सदिश, लेकिन उसका मान निकाला कैसे जाता है ये भी जानना जरूरी है। देखिए ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, आई आपका होता है वाई अक्ष है, इस पर यूनिट वेक्टर जे कैप। देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे देखिए ई, इसको हम लोग एक्स अक्ष से मिलाते हैं, ठीक ना। इस पॉइंट को इसको वाई अक्ष से, तो कहने का मतलब नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वही इसका एक्स निर्देशांक होगा, और जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा वो आपका तो वाई अक्ष का छोटा सा एक टुकड़ा जो है वाई होगा। जैसे ये वाई अक्ष, वाई अक्ष का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इसको सदिश के रूप में रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि वाई अक्ष पर यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, तो चूंकि उस छोटे से टुकड़े के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, जे कैप, क्योंकि उसी का हिस्सा है। और एक अक्ष का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे एक्स अक्ष, एक्स है इसका यूनिट वेक्टर। अब देखिए हम निकाले हैं आर, आर के मान आया है कितना, तो एक्स आई प्लस वाई जे। वो कैसे आता है जान लीजिए। जैसे एगो त्रिभुज को सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज के योग का नियम होता है। सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज के योग का तो नियम क्या होता है पहले सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए ना कि एक सदिश इस तरह से है और कोई दूसरा सदिश इस तरह से हो, और एक आई दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मिला देते हैं, ठीक। तो ये आपका तीसरा सदिश प्राप्त हुआ। तो त्रिभुज की तीनों भुजा है, लेकिन तीनों भुजा को सदिश के रूप में मान लेते हैं कि सूचित किया गया इस तरह से, क्योंकि भुजा जो है सदिश के रूप में है ना, क्योंकि भुजा में डायरेक्शन लगा हुआ है जी। कोई भी सदिश राशि जिसमें परिमाण भी हो और डायरेक्शन भी हो सदिश राशि होता है। और त्रिभुज के भुजाओं को सदिश के रूप में निरूपित, तो जो
त्रिभुज में जो विपरीत भुजा होता है ना, वो अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। यही है सदिश योगफल का नियम त्रिभुज के लिए, वेक्टर ट्रायंगल है कि जो विपरीत भुजा होता है वो अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, तो ई वाला हो गया ओ से जा रहा है ए में, और फिर ए से जा रहा है इस सेम डायरेक्शन में ना। यदि ऐसे आता तब न समझते कि एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये तो उल्टा जा रहा होगा। तो जो ठीक उल्टा भुजा होता है ना, वही दोनों के योगफल के है। तो देखिए उल्टा कौन है, ओ बी ना। तो यही देखिए लिखा था ओ बी बराबर ओ नहीं रूट नहीं ओ या प्लस ए बी। जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरह से आपको त्रिभुज बना कर दे दें, यहाँ पर ऐसे भुजा का डायरेक्शन दे दें इस तरह से, ठीक ना, और इस तरह से। तब देखिए क्या बोले कि जो विपरीत होता है ना, वही दो अन्य दो भुजाओं के योगफल के। तो कौन एक में विपरीत है, ध्यान सोच लीजिए। देखिए बी से गया केकरा में, ए में, और फिर ए से जा रहा है, ये तो सेम ही डायरेक्शन में है। अब सी से बी में जाता तब ना सेम होता, लेकिन उल्टा है कि नहीं होता। तो कौन दो भुजाओं के योगफल बराबर होगा, बी सी बराबर नहीं ए सी नहीं, वो डायरेक्शन में जो आता है बी ए प्लस ऐसे लिखा था। उसमें त्रिभुज की भुजा ऐसा नहीं है कि आप ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं या बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं। इसमें डायरेक्शन लिया जाता है कि किधर से किधर जा रहा है। तो देखिए बी से सी में जा रहा है ना, तो बी से ए में ए से सी में जा रहा है, अब बी से, तो डायरेक्शन के अनुसार लिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब समझ लीजिए एकरा में। देखिए इस तरह समझिए, जैसे ई आपका हो गया वेक्टर जिसका मान है कितना, ओ ए मान है, और ओ ए का मान हुआ कितना है, एक साइड है। क्योंकि ओ ए जब वेक्टर होगा, समझिएगा, जैसे ओ ए वेक्टर होगा ना, तो इसका मान होगा एक साइड। और देखिए ई वाला और ई वाला दोनों बराबर है कि नहीं, तो ई वाला आपका ऊपर की ओर होगा, तो इसका मान होगा वाई जे ना, वाई जे होगा। तो देखिए तो ये आपको त्रिभुज को दिखाई दे रहा है ओ ए पी। तब बोले हैं कि जो विपरीत होता है वो अन्य दो भुजाओं के योगफल के। तो देखिए ओ से गया ए में, ए से गया पी में, लेकिन विपरीत कौन है, तो यही देखिए ओपी बराबर लिखल है यहाँ पर, ये सदिश ओपी बराबर। इसका निकालने का तरीका होता है ऐसे होता है, आपका ओपी निकाल रहे हैं ना, तो ओपी बराबर होता है आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट पी माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट। मतलब हमेशा जो बाद में रहेगा ना, ओकरे में से घटाया जाता है पहिलका के। जैसे ओपी में बाद में कौन है, पी, तब पी में से घटाएंगे ओ वाला उल्टा। जैसे मान लीजिए कि ए बी कहीं लिखा रहेगा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा पोजीशन ऑफ पॉइंट बी या माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट। ये निकालने का तरीका है इसका। तो देखिए हमको ओपी का मान निकालना है, तो ओपी के मान के लिए पोजीशन ऑफ पॉइंट पी या माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो देखिए पॉइंट पी का पोजीशन है एक्स वाई है ना, एक से आई कैप जे कैप लगाते हैं, तो वही लिखाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब पोजीशन ऑफ पॉइंट ओ, तो जीरो आई कैप जीरो जे कैप। आई वाला के आई के साथ जोड़ते हैं घटाते हैं, तो एक साइड में से जीरो आई घटाएंगे तो वाई जे में से जीरो जे घटाएंगे। तो हम क्या बताए थे कि जो ये आएगा आपका आर ना, वो दोनों के योगफल के आएगा ना। तो देखिए आया ना, तो एगो हम लोग वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखने से फायदा क्या होता है कि आगे न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिलता है कि कोई दो पॉइंट दे देता है, पॉइंट ए या पॉइंट बी, और कहता है कि दोनों के बीच दोनों के कारण स्थिति सदिश निकाल लीजिए। तो वो यहाँ पर ये वाला नियम आपका हेल्प करेगा कि जो बाद में रहेगा उसमें से क्या कर दीजिए, पहले वाला घटा दीजिए। तो देखिए वेक्टर आर बराबर आ गया ओपी, ओपी बराबर एक्स आई के प्लस वाई जैसा। अब इसका परिमाण निकालना है, तो किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए उसके गुणांक आई जे और के गुणांक को रूट के अंदर में वर्ग करके, तो देखिए तो इसका परिमाण निकालने के लिए मोड निकालना होगा ना। तो एक्स आई का गुणांक एक्स और जे का गुणांक, जो कि रूट के अंदर में स्क्वायर करके लिखाता है। ये हो गया आपका स्थिति सदिश का परिमाण ई वाला, और ई वाला आपका हो गया स्थिति सदिश, ठीक ना।
ये आपका स्थिति सदिश हुआ, स्थिति सदिश का परिमाण हुआ। ये सब बनता है कैसे? तो त्रिभुज के नियम पर कि जो विपरीत भुजा होता है वही दो अन्य भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। अब लिखिए विस्थापन सदिश, ये भी उसी पर काम करता है, त्रिभुज के योग के नियम पर। विस्थापन सदिश अंग्रेजी होगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए नामों से पता चल रहा है कि विस्थापन सदिश का मतलब कि वह ऐसा सदिश जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित किया जा सकता है। तो लिखिए विस्थापन सदिश में वह ऐसा सदिश जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित किया जा सकता है, वह ऐसा सदिश जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित किया जा सके उसे विस्थापन सदिश कहते हैं। उसे विस्थापन सदिश कहते हैं। विस्थापन सदिश कहते हैं। इसका एक और परिभाषा होता है, वो भी लिखिएगा। देखिए किसी वस्तु या कण के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति को मिलाने पर प्राप्त सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। विस्थापन सदिश कहते हैं। विस्थापन सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ना, देखिए डायग्राम में सब स्पष्ट होगा पूरा। जैसे परिभाषा यही से आपका पूरा स्पष्ट होगा। जो सेकंड परिभाषा है ना, इससे पूरा स्पष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर कोई वस्तु है जो इस डायरेक्शन में है, इसका तो यहाँ का निर्देशांक मान लीजिए कुछ हो x1 y1। इसको हम लोग क्या करना है कि बिंदु P से विस्थापित कर देना है कि बिंदु P पर तुम फंसा के कहाँ चल जाओ, यहाँ पर बिंदु Q पर। मतलब कोई यहाँ पर सदिश था जिसको हम यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। कहाँ पर? Q पर। तो यहाँ का निर्देशांक वही होगा x1 y1 की कुछ और होगा? निर्देशांक कुछ और होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से दूरिया कुछ 116 ज्यादा नहीं था। यहाँ पर देखिए कुछ यहीं तक दूरी था, अब आई इतना बड़का दूरी था। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा ना x से, अब आई इतना छोटा हो गया। तो यहाँ का निर्देशांक कुछ और होगा x2 और y2। देखिए किसी भी सदिश को मूल बिंदु से मिलाने पर प्राप्त सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। तो बिंदु P का पहले स्थिति सदिश निकालिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मूल बिंदु से मिलाना पड़ेगा। किसी भी बिंदु को जब मूल बिंदु से मिलाया जाता है तो उसे हमको एक स्थिति सदिश प्राप्त होता है। तब बिंदु P को एक से मिला दीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा आप लोग बनाइएगा। बिंदु P के हम क्या कर रहे हैं कि मिला दे रहे हैं मूल बिंदु से, और बिंदु Q को भी मिला देंगे मूल बिंदु से, और फिर ई दोनों को मिला देते हैं। तो समझिएगा, ठीक ना। जैसे ई आपका है बिंदु P से हम लोग O को मिलाएं तो ये आपका स्थिति सदिश प्राप्त होगा। एहू स्थिति सदिश होगा बिंदु Q को O से मिला है तो दो गो स्थिति सदिश हो गया ना। तो ए के लिखते हैं R1 से और दूसरा का लिखते हैं, ठीक ना। इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ और इसका डायरेक्शन होगा, इसको P से Q तक विस्थापित किया गया ना, तो इसका डायरेक्शन ऐसे ना होगा। जैसे दो गो बिंदु है आपका P या Q, तो P से विस्थापित किया गया Q तक ले, तो बिंदु P के पोजीशन वेक्टर P को O से मिला दिए, Q के पोजीशन वेक्टर Q को
ओ से मिला दिए, तो इसका डायरेक्शन हो गया इस तरह से, इसका डायरेक्शन हो गया। चूंकि इसको पी से क्यू तक डिस्प्लेस किया गया ना, तो इसका डायरेक्शन पी से। देखिए वो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में वही भुजा अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है जो विपरीत होता है। तो कौन वाला विपरीत है? पी क्यू। पी क्यू, सॉरी गलती, हाँ हम गलती, ओपी ओक्यू होगा, हम ही इसको देख ओक्यू होगा, हाँ ठीक है, R2 होगा यानी, ठीक ना। तो इसको बना लीजिए और उसके बाद लिखिए आप लोग, इधर दे दीजिएगा y, इधर x। अब इसमें हम कुछ लिख देते हैं। ये आपका हो गया, ये जो पॉइंट है पे, इसका नाम है आपका इनिशियल पॉइंट, क्योंकि यहीं पर शुरू किया था ना। और ई वाला यहाँ पर आके रुका है, तो ये वाला आपका कौन हो गया? फाइनल पॉइंट। उतार तो चलिए हम लिख दे रहे हैं। ई आपका हो गया विस्थापन वेक्टर, क्योंकि पी से क्यू तक विस्थापित हुआ है। तो ये वाला आपका हो जाएगा विस्थापन सदिश, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सब चलता है आपका वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। अभी तक वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ तो है ना, हालांकि इसको पढ़ाना था बाद में ही, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ पढ़ाने के बाद, लेकिन हम सोचे कि जब सदिश के प्रकार पढ़ा ही रहे तो वही में क्या करते, घींच लेते हैं। समझाना तो अपना हाथ में है। बना लिए डायग्राम, तो लिखिए इसमें, माना कि देखिए वेक्टर ओपी बराबर R1, वेक्टर ओपी बराबर R1 वेक्टर लिखिएगा, R1 बिंदु P की प्रारंभिक स्थिति है। माना कि वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर R1 बिंदु P की प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, तथा वेक्टर OQ बराबर वेक्टर R2, वेक्टर OQ बराबर वेक्टर R2 बिंदु Q की अंतिम स्थिति सदिश है, बिंदु Q की अंतिम स्थिति सदिश है, अंतिम स्थिति सदिश है। ओइजा पर ही छूट गया है, जहाँ पर लिखा है ना कि माना कि ओपी बराबर R1 बिंदु P की प्रारंभिक स्थिति सदिश लिखना था ओइजा, ठीक ना। और ये आपका सही है, तथा वो Q बराबर R2 बिंदु Q की अंतिम स्थिति सदिश है, तथा प्रारंभिक सदिश एवं अंतिम सदिश के बीच, तथा प्रारंभिक सदिश एवं अंतिम सदिश के बीच, प्रारंभिक सदिश एवं अंतिम सदिश के बीच वेक्टर PQ बराबर वेक्टर R, वेक्टर PQ बराबर वेक्टर R विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश है, जिसको बिंदु P से बिंदु Q तक विस्थापित किया गया है, जिसको बिंदु P से बिंदु Q तक विस्थापित किया गया है,
विस्थापित किया गया है। देखिए समझिए इसको कैसे है। जैसे बिंदु P है आपका, तब बिंदु P के स्थिति सदिश है R1, यानी कि OP बराबर R1। अब बिंदु Q जो है ये आपका अंतिम स्थिति है, अब बिंदु P जो है प्रारंभिक स्थिति है। अब देखिए पढ़े होंगे कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु का प्रारंभिक स्थिति P है, अंतिम स्थिति Q है, तो इसका स्थिति सदिश हो गया R1 है, इसका स्थिति सदिश। अब बिंदु P यहाँ से वस्तु को विस्थापित करके बिंदु Q पर लाया गया है, तो P और Q के बीच में जो सदिश होगा ना वही आपका विस्थापन सदिश है, तो उसको मान लिए वेक्टर R। अब देखिए जो त्रिभुज बनता है ना सदिश के भुजा के रूप में, तो उसको हम लोग सदिश त्रिभुज के नाम से जानते हैं। केवल त्रिभुज मत कहिएगा, जब त्रिभुज के भुजा सदिश के रूप में होता है तो उस त्रिभुज को सदिश त्रिभुज कहा जाता है। और सदिश त्रिभुज में जो भुजा विपरीत होता है वही दो अन्य भुजाओं के योगफल के। तो चलिए लिखते चलिएगा मेरे साथ, सदिश त्रिभुज OPQ में OQ बराबर OP प्लस PQ। तो OQ के मान है R2 और उसका मान है R1, इसका मान है R। जैसे ना यहाँ देख लीजिए, जैसे OQ ना उल्टा है आपका यही ना, जी R2 ने योगफल होगा इसके R1 और किसका, तो माइनस लिख दिए हैं का। अच्छा तो गलती हो जाएगा माइनस लिखेंगे तो चलिए क्या करते हैं कि R1 को इधर लाते हैं उठा कर, तो R2 माइनस R1 बराबर R, क्योंकि हमको उसी का मान ज्ञात करना है विस्थापन सदिश का। तो R बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक। तो R बराबर देखिए जो R2 आपका है ना इसमें, तो R2 जो आपका है ये बिंदु Q का स्थिति सदिश है ना। अभी आपको बताएं कि किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश इस रूप में होता है x I का प्लस y, जो आया था फाइनल। तो केवल बिंदु Q के स्थिति सदिश क्या होगा बताइए तो, ध्यान से बोलिएगा, x2 I कैप प्लस माइनस R1 जो है बिंदु P का है ना, तो क्या होगा प्लस y। अब देखिए रूल होता है ना कि एक I वाला के I एक साथ घटाते हैं, J वाला के पहले ब्रैकेटवा खोल देते हैं उसके बाद जब घटाएंगे ताकि ज़्यादा आसान लगेगा। y2 J कैप माइनस x1 I कैप माइनस y1। अब घटावे वाला काम जो है एक साथ कीजिएगा, जैसे x2 I कैप माइनस, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस y1 J कैप नहीं J। अब बताइए तो इसमें कॉमन क्या होगा, जैसे एकरा में ये दोनों में खाली, तो देखिए x2 माइनस सॉरी माइनस ना है x2 माइनस x1, अब बाहर में I का कॉमन ले लिए हैं, अब प्लस y2 माइनस y1 J। यही आपका निकल गया पोजीशन वेक्टर। उतार लीजिए उसके बाद पूछ लीजिएगा। इसी को हम लोग OQ भी लिख सकते हैं कि वेक्टर OQ बराबर वेक्टर R
विस्थापन सदिश का परिमाण, तो विस्थापन सदिश हम लोग का है OQ है, जिसका परिमाण निकालने के लिए लिखाएगा मोड ऑफ आर। चलिए यहाँ से लिखते हैं इसका परिमाण, मोड ऑफ OQ बराबर आर बराबर रूट अंडर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे कोई एगो सदिश था जहाँ पर बिंदु, जैसे बिंदु P पर था ना, तब बिंदु P को बिंदु O से मिला देंगे तो इसका एथी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, और इसको विस्थापित करके कहाँ ला दिएगा बिंदु, तो इसको मिला देंगे बिंदु O से, तो इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो जाएगा। अब बिंदु चूंकि विस्थापित किया गया ना, तो विस्थापन के फलस्वरूप जो सदिश प्राप्त होता है उसी सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं। तो देखिए इसका डायरेक्शन सुनिए बालक, चूंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा और इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, लेकिन इसको विस्थापित किया गया P से Q तक ना, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, यानी कि प्रारंभिक बिंदु है, ये वाला फाइनल पॉइंट, ये वाला आपका विस्थापन सदिश हो गया। विस्थापन सदिश का मान जो है त्रिभुज के योगफल के नियम द्वारा निकालते हैं। तो सदिश त्रिभुज OPQ में जो भुजा विपरीत होता है वही दो अन्य भुजाओं के योगफल के बराबर होता है ना। तो देखिए OQ बराबर OP प्लस, क्योंकि यही ना विपरीत है, तो इसका मान जो है दोनों के योगफल के। अब देखिए एक और R1 है, आई वाला आपका R है, हमको निकालना है R का मान, R यानी कि विस्थापन सदिश का मान है। विस्थापन सदिश में कौन है, R, तो R1 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना। अब सजा के लिख दीजिए R बराबर R2 माइनस R2 जो है आपका बिंदु Q का पोजीशन वेक्टर है। अभी आपको पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए सिखाए थे कि जैसे बिंदु P के लिखे थे ना, तो x i का y j का पाया था, तो उसी तरह से बिंदु Q के लिखेंगे तो क्या आएगा, x2 i का y2 माइनस R1 यानी कि एक लिखना है बिंदु Q के, एक होगा x1 i का y1, ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस में हो जाएगा। घटाव का जो काम होता है i वाला के i के साथ j वाला के, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, अब y2 माइनस y1, दोनों में i कॉमन है ना, तो i कॉमन ले लेंगे तो x2 माइनस x1 i का y2 माइनस, चूंकि r जो है OQ को माने थे ना, तो OQ बराबर r बराबर इतना। ये तो सदिश निकला विस्थापन सदिश, लेकिन प्रत्येक सदिश का कुछ ना कुछ परिमाण होता है ना। अब परिमाण कैसे लिखा जाता है, तो रूट के अंदर में i j और k के गुणांकों को स्क्वायर करके। तो देखिए तब जो इसका i का गुणांक है वो x2 माइनस x1 है ना, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, आई जो j का गुणांक है y2 माइनस, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक ना। फिर से बोलिए, OQ बराबर, अच्छा इसे केवल OQ रूट से बाहर निकाल के हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका परिमाण है ना, अब परिमाण अदिश राशि होता है, तब मोड ऑफ OQ का मान OQ हो जाएगा और मोड ऑफ वेक्टर R का मान, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही लिखा जा सकता है कि जो होता है, ठीक ना बालक। अब अगला दिन जो है इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे इस पर, इसलिए थोड़ा इसको पोजीशन वेक्टर और विस्थापन सदिश को अच्छा से तैयार करके रखिएगा, तब भी जाके बनेगा, ठीक ना।